हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजी हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। 2 लाख जुर्माना। सन्नाटे भरे कोर्ट रूम में जज साहब की गहरी रोबीली आवाज गूंजी थी। धारा 376, 377, 354, 342, 323 आईपीसी के तहत तुम्हें यह सजा सुनाई जाती है। 2 लाख रुपए जुर्माना भी जमा करवाना है। मोटा मोटा समझ लो कि अब तुम्हें अपनी बाकी बची यह जिंदगी सलाखों के पीछे ही काटनी है। जज साहब की इतना कहते ही कोर्ट में ही खड़ी हीरा लाल की घरवाली, उसकी 12 साल की लड़की दोनों दहाड़े मार मार कर रोने लगी थी। हीरा लाल, जिसे मुलजिमों के कटघरे में पुलिस के एक कांस्टेबल ने पकड़ रखा था, मेरी तरफ घबराकर देखा था। मैं जो अब तक चुपचाप खड़ा था, जज साहब का फैसला सुनकर जैसे पथरा सा गया था। चेहरा ऐसा मायूस लग रहा था मानो किसी ने जिस्म से खून निचोड़ लिया हो। बड़े ही कातर स्वर में जज साहब से मुखातिब होकर बोला था, जज साहब प्लीज जरा सोचिए, ये तो ठीक फैसला नहीं हुआ। मेरा क्लाइंट बिल्कुल निर्दोष है, फैसले में कोई गलती हुई है साहब। जज साहब, ये तो मर जाएगा, इसकी घरवाली, इसकी बच्ची बिल्कुल तबाह हो जाएंगी साहब। मैं लगभग गिड़गिड़ाते हुए ही बोल रहा था। मेरा इतना कहना ही था कि हीरा लाल की पत्नी रोते रोते जमीन पर गिर पड़ी थी। माँ को गिरते देख उसकी बेटी भी चीखें मार मार कर रोने लगी थी। जज साहब को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ कोई ड्रामा चल रहा है, कोई पिक्चर चल रही है क्या? इन दोनों को बाहर करो फौरन। जज साहब ने नायब कोर्ट को हुक्म सुनाया था। वकील साहब, आप तो इतने सीनियर एडवोकेट हो, आपको यह सब कहते अच्छा लग रहा है क्या? 7 साल की बच्ची के साथ रेप किया है, इसे तब ये सब करते हुए अपनी बच्ची, अपनी बीवी याद नहीं आई? कौन जज इसको बरी करेगा? ऐसे लोगों की असली जगह तो जेल ही है। जज साहब ने मुझे लगभग लताड़ते हुए ही ऊंची आवाज कर पूरी कोर्ट को सुनाया था। मैं अब अपमानित सा लज्जित सिर झुकाए खड़ा था। वकील साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपने अपनी कोशिशों में कोई कमी छोड़ी। आपने तो बड़ी मेहनत से यह केस लड़ा, अपनी पूरी जान लड़ा दी, पर यह केस भी तो देखो ना। जज साहब ने अब कुछ नीची आवाज में हीरा लाल की तरफ देखकर जैसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए कहा था। वकील साहब, आपने अपने क्लाइंट के लिए सचमुच बहुत ही अच्छी कोशिश की थी, पर अब हर केस का नतीजा तो एक सा नहीं हो सकता है ना। जज साहब ने थोड़ा रुककर बोला था और फिर तभी मैंने अचानक ही उनके होठों के कोने में एक बहुत ही बारीक सी, रहस्यमयी सी एक कुटिल मुस्कान देखी थी, जो शायद एक पल के 100वें हिस्से से भी कम समय के लिए उनके मुंह पर खेल गई थी। हीरा लाल को पुलिस वाले कोर्ट की हवालात में ही ले गए थे, जहां से उसको जेल भेजना था पूरी उम्र के लिए। उसकी बीवी और बच्ची उसके पीछे पीछे ही बिलखते हुए हवालात तक चले गए थे। मैंने भी पूरा झुककर जज साहब का परंपरागत रूप से अभिवादन किया और फिर अपने चैम्बर की तरफ चल पड़ा था। आज दिल बहुत बेचैन था। लगभग 30 साल की वकालत में यह मेरा सजा का कोई पहला मुकदमा नहीं था। लोग बरी भी होते हैं, सजा भी खाते हैं। सिर्फ फिल्मों के वकील ही सेखी बघारते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक केस भी नहीं हारा। असल में ऐसा होता नहीं है, पर आज से पहले ऐसी फीलिंग कभी भी नहीं आई थी। घर पहुंचकर चाय नाश्ता लिया और फिर घूमने का बहाना करके डिस्ट्रिक्ट पार्क के कोने में लगे बेंच पर बैठ गया। रिवाइंड का बटन मानो अपने आप ही दब गया था। साहब, जज साहब आपको याद कर रहे हैं। आज से करीब 6 महीने पहले जज साहब के अर्दली ने मेरे चैम्बर पर आकर मुझसे कहा था। जज साहब ने मुझे बुलाया है। मेरे स्वर में हैरानी का पुट साफ सुनाई दे रहा था। हाँ साहब। और जज साहब ने कहा है कि आप लंच टाइम में आ जाएं, कुछ बात करनी है। अर्दली साहब का आदेश सुना के चला गया था। मैं बहुत हैरानी में था। आज तक उनका ऐसा कोई फरमान आया नहीं था। जज साहब से मेरी पहचान करीब 30 सालों की थी। हम दोनों ने एक ही साल कानून की पढ़ाई पूरी करके लगभग एक साथ ही वकालत शुरू की थी। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं क्रिमिनल प्रैक्टिस करने को इच्छुक था,
जबकि जज साहब दीवानी यानी कि सिविल प्रैक्टिस के दीवाने थे। फौजदारी मुकदमों में तो वो सहज ही असहज हो जाते थे और कई बार मुझसे मदद ले लेते थे। अपनी अपनी किश्तियों पर सवार हम दोनों अलग अलग लहरों के थपेड़ों से एक दूसरे से दूर होते चले गए थे। जज साहब एक सख्त लियाकत वाले, किसी का लिहाज ना करने वाले, एक बहुत ही ईमानदार जज के रूप में मशहूर हो गए थे। आजकल वो एडिशनल सेशंस जज की कुर्सी संभाल रहे थे। मैं कभी उनकी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। समय के साथ साथ हम दोनों के दायरे भी अलग हो चुके थे, इसलिए मेरा जरा चौंक जाना स्वाभाविक ही था। वकील साहब, चाय मीठी लोगे या बिना चीनी के? जज साहब ने अर्दली को चाय बनाने के लिए कहते हुए पूछा था। मेरे लिए तो फीकी ही बनवा दो साहब। वैसे कैसे याद किया? मैंने पूछा था। मेरी कोर्ट में एक मुकदमा आया है। 7 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। मुलजिम गरीब है, वकील नहीं है कोई उसका। आपको एमिकस क्यूरी बना रहा हूँ। उन्होंने जैसे हुक्म ही सुना दिया था, मैं चौंक गया था। एमिकस क्यूरी यानी कि कोर्ट मित्र। कोई भी गरीब व्यक्ति जो आर्थिक कारणों से अपना वकील नहीं कर सकता, कोर्ट उसे सरकारी खर्चे पर वकील मुहैया करा सकती है। ज्यादातर नए नए वकील बड़े शौक से और जोश से एमिकस क्यूरी बनते हैं। उनको तजुर्बे के लिए केस भी मिल जाते हैं और पैसा भी। पर जज साहब का यह प्रस्ताव, और वो भी एक रेप केस में, गले नहीं उतरा था। जज साहब, मैं रेप केस नहीं लेता, और वो भी एक बच्ची के साथ। मतलब ही नहीं उठता। कोई 10 लाख दे तब भी नहीं। आप किसी यंग एडवोकेट को एमिकस बनाइए ना। कितने ही टैलेंटेड नए बच्चे आए हैं वकालत में। अब उनकी हौसला अफजाई आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैंने जज साहब से प्रतिकार किया था। अगर कोई खास वजह ना होती तो आपको बुलाने की जरूरत ही क्या थी? जज साहब ने समझाने के लहजे में कहा था। पुलिस ने केस बहुत मजबूत बनाया है। बचने के चांस बहुत कम लग रहे हैं, पर पता नहीं क्यों लग रहा है कि बंदा बेकसूर है। नए बच्चे हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको बुलाया है। और रही पैसों की बात, तो आप अपना बिल सरकार को मत भेजना। इतने केस गरीबों के फ्री करते हो, समझना एक और सही। जज साहब ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा था। साहब, आपको कैसे पता कि मैं फ्री केस भी कर देता हूँ? अब शक पकाने की बारी मेरी थी। वकील साहब, 30 साल पुराना साथ है। कुछ बातें पता चलती है तो कुछ याद रहती हैं, वो बोले थे। 3 दिन के बाद मैंने जज साहब की कोर्ट में जाकर हीरा लाल का केस ले लिया था। जज साहब ने मुझे सरकारी खर्चे पर फाइल भी दिलवा दी थी। हीरा लाल को अगली पेशी से पहले जेल से मिलने की कहा मैं अगली तारीख लेकर चला गया था। वकील साहब, मेरे पति बिल्कुल बेकसूर हैं। उन्हें झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कुछ नहीं किया। अगले दिन ही हीरा लाल की बीवी मेरे चैम्बर में आकर रो रो कर बोल रही थी, देखो मुकदमा बहुत ही सख्त है। छोटी बच्ची का केस है, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैंने उसे दिलासा दिया था, साहब मेरे पति को बचा लो। मैं अपनी खाल बेचकर भी आपका एहसान चुकाऊंगी। गहने, कपड़े, बर्तन सब बेचकर भी आपको फीस दूंगी। आप उन्हें बचा लो। उसने रोते रोते ही कहा था, मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मुझे जज साहब ने मुकर्रर किया है, हीरा लाल के लिए पैसे भी सरकार देगी। तुम फिक्र मत करो। कल मैं जेल जा रहा हूँ हीरा लाल से मुलाकात करने। उससे बात करके बताता हूँ। मैंने कहा था। जेल में मुलाकात सेल में हीरा लाल को मिला था। हीरा लाल, तुम्हारा केस अब मैं लड़ूंगा। तुम्हारा एक पैसा भी नहीं लगेगा, पर जरूरी है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बताओ। अगर सच नहीं बताओगे, मैं तो क्या दुनिया का कोई बड़े से बड़ा वकील भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। मैंने उसे समझाने के लहजे से बोला था। मेरा इतना कहना ही था कि हीरा लाल अपने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रो पड़ा, साहब मैं बेकसूर हूँ। साहब बिल्कुल बेकसूर हूँ, मुझे बचा लीजिए। मेरी बीबी है, एक छोटी बच्ची है। और रोते रोते बोला था। यूं तो वकालत में तरह तरह के क्रिमिनल से पाला पड़ता था। उनसे 100 तरह की कहानियां भी सुनने को मिलती हैं, पर पता नहीं क्यों इसकी आवाज में रोने में सच्चाई नजर आ रही थी। तुम पर यह केस क्यों बनाया? कोई अपनी 7 साल की मासूम बच्ची को क्यों बलि का बकरा बनाएगा?
क्यों उसकी जिंदगी खराब करेगा? मैंने सख्त लहजे में पूछा था। वकील साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई क्यों अपनी बच्ची की जिंदगी बेइज्जत करेगा? मेरी अपनी भी छोटी सी बच्ची है, मैं भी एक बाप हूँ साहब। हीरालाल अभी भी सुबक रहा था। तो फिर यह इल्जाम? मैं सुनने को बेचैन था। साहब, बच्ची के बाप को दिल की बीमारी थी। इंसानियत के नाते गांव की जमीन बेचकर 2 लाख रुपए उधार लिए थे इलाज के लिए, इस भरोसे पर कि वो चिट डालकर मेरे पैसे उतार देगा। पर ऑपरेशन होते ही नीयत में खोट आ गया। पैसे मांगे तो मना कर दिया। बिरादरी, पंचायत सब बिठाई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। जब पुलिस में जाने की धमकी दी तो उस पापी ने यह नीच हरकत कर दी। मेरी पूरी जिंदगी उजाड़ दी साहब। हीरालाल के आंसू फिर टपकने लगे थे। ये सब कहने की बातें हैं हीरालाल। बच्ची का मेडिकल देखा है मैंने। चोटें ऐसी और इतनी आई है कि जैसे किसी जंगली जानवर ने उसे घंटों रौंदा है। असली बात बताओ। मैंने अपनी आवाज को कड़े से कड़ा करते पूछा था। बच्ची का सगा मामा सरकारी हॉस्पिटल का एमएस है। पूरी रिपोर्ट फर्जी बनाई हुई है। वकील साहब, अगर बच्ची के जिस्म पर कोई चोट आई होती तो एफआईआर में क्या उसका जिक्र ना होता? लड़की 6 बजे हॉस्पिटल पहुंच गई थी। अगर इतनी ही सीरियस होती तो रिपोर्ट का टाइम 8 बजे क्यों लिखा हुआ है? हीरालाल ने अपनी फाइल अच्छी तरह पढ़ी थी और इधर मैं सोचने को मजबूर हुए जा रहा था, क्योंकि वो इन चीजों को तो ठीक बोल रहा था। साहब, आप मेरी ना मानो, खुद मेरे मोहल्ले में चले जाओ। वहाँ बच्चा बच्चा आपको सच बता देगा, मगर कोई भी उसके खिलाफ गवाही नहीं देगा। उसका खौफ ही इतना ज्यादा है। हीरालाल का रोना रुक ही नहीं रहा था। मेरा तजुर्बा कह रहा था कि वो सच बोल रहा है और जज्बा चीख रहा है कि अब उसे किसी भी सूरत में बचाना है। हीरालाल, मुकदमा तो मुकदमा है, इसलिए कोई गारंटी तो नहीं दूंगा, पर इतना भरोसा छोड़े जा रहा हूं कि तुम्हें बचाने के लिए जान लड़ा दूंगा। अगर जज साहब ने मुझ पर भरोसा किया है तो उस भरोसे को तोड़ने नहीं दूंगा। अगले हफ्ते तुम्हें कोर्ट में ही मिलूंगा। यह कहकर मैं मुलाकात से बाहर निकल आया। यह केस एक चुनौती की तरह ही तो लिया था मैंने। दूसरे केसों को ताक पर रखकर हीरालाल के केस की तैयारी शुरू कर दी। मुझे पता था कि चाहे जज साहब ने खुद मुझे यह केस दिया था, अगर मैं उनको संतुष्ट ना कर पाया तो वो एक पल नहीं लगाएंगे हीरालाल को एक लंबा समय सलाखों के पीछे भेजने में। इंटरनेट लाइब्रेरी की किताबें, सुप्रीम कोर्ट की पिछली जजमेंट्स, मेडिकल की पढ़ाई, मैं कुछ भी भगवान के सहारे नहीं छोड़ रहा सिवाय एक उम्मीद के। फाइल का मुआयना करते समय अचानक मेरे हाथ में तुरुप का पत्ता आ चुका था। पुलिस हीरालाल को लपेटने के जोश में सचमुच बहुत बड़ी गलती कर बैठी थी। डीएनए की जांच में लैब वालों ने वो रिपोर्ट भेज दी थी जिसकी कोडिंग हीरालाल के सैंपल वाले सीरियल नंबर से मिलती ही नहीं थी। हीरालाल का सैंपल कोड था 182, जबकि लैब वालों की रिपोर्ट का कोड था 192। यह इतना छोटा सा मुद्दा था पर बहुत ही निर्णायक। ज्यादातर वकीलों का इस चीज पर ध्यान ही नहीं जा सकता था। और तो और पुलिस ने अपनी तफ्तीश में लैब से कोई स्पष्टीकरण नहीं मांगा था और इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक पुरानी जजमेंट में एक आदमी को बरी किया हुआ था। इस मुद्दे पर मैं शर्तिया हीरालाल को बरी करा सकता था। अपनी इस कामयाबी पर मैं ना जाने कितनी ही देर तक हंसता रहा था। अब मैं हीरालाल को इंसाफ दिलवा सकता था, उसे सलाखों से बाहर निकलवा सकता था, उसे उसकी बीबी और बच्ची से मिलवा सकता था। मैं जोश से कल का इंतजार करने लगा। जब हीरालाल की कोर्ट में पेशी थी, कोर्ट के दरवाजे से ही देख लिया था कि जज साहब अपनी कुर्सी पर नहीं थे। पुलिस का कांस्टेबल हीरालाल को कोर्ट में ले आया था और दोनों कोर्ट की कुर्सियों पर बैठे थे। हीरालाल की पत्नी भी उसके साथ वाली कुर्सी पर बैठी थी। जज साहब की गैर मौजूदगी में शायद कांस्टेबल ने इंसानियत के नाते पति पत्नी को बात करने की इजाजत दे दी थी। मैं भी हीरालाल के पीछे वाली कतार में उसके पीछे बैठ गया। बीबी से बातें करने में मशगूल हीरालाल को मेरी मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ था। मैंने भी सोचा चलो पहले बीबी से बातें कर लें, फिर खुशखबरी सुनाता हूँ। वकील को तो मैंने अच्छी गोली दे दी है,
मुलाकात पे जेल में आया था, ऐसा रो रो के दिखाया है, ऐसी पट्टी पढ़ाई है कि पूरी जान लगा देगा मुझे बरी कराने के लिए। जज के सामने भी अपनी एक्टिंग दिखा दी थी, वो भी ख्याल रखेगा। बस 1-2 महीने की बात है बरी होने में, फिर किसी को नहीं छोड़ूंगा, ना उस लड़की को और ना ही उसके बाप को। अच्छा होता कि उसी वक्त उसका टेटुआ भी दबा दिया होता, पर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। उसकी आवाज में एक हिंसक जानवर की गुर्राहट साफ सुनाई दे रही थी। अब जो भी करना है सोच समझ कर करना, करते तुम हो और भुगतना मुझे पड़ता है। पहले ही ये मुसीबत हटा देते तो यहाँ जेल में तो ना सड़ना पड़ता। उसकी बीबी ने उसका साथ देते बोला था। मेरे कानों में जैसे किसी ने पिघला शीशा उड़ेल दिया था, मानो किसी कसाई ने अपने तेज धार चाकू को बड़ी बेदर्दी से एक बकरी के गले पर फेर दिया हो। कल्पनाओं की उड़ान से भी कहीं परे इतना बड़ा धोखा शायद मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया था। हीरा लाल का रोना, फरियाद करना, गिड़गिड़ाना सब एक सोचा समझा नाटक था। असल में वो एक बीभत्स और खतरनाक मुजरिम था, जिसने अपनी बेटी से भी छोटी एक मासूम बच्ची की अस्मत को तार तार कर उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। और किसी भी तरह कोई पछतावा उसे नहीं था, बल्कि वो दोबारा एक वैसा ही क्राइम करने को तैयार बैठा था। और तो और उसकी बीबी भी उसके पाप में बराबर की भागीदार थी। मैं लड़खड़ाते कदमों से चुपचाप कोर्ट के कमरे से बाहर निकल आया था। चैम्बर पहुंचकर मैं बहुत देर कुछ सोचता रहा। फिर एक इंस्पेक्टर दोस्त को फोन करके हीरा लाल का पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड मंगवाया। 2 घंटों में इंस्पेक्टर साहब के रीडर ने फोन करके मुझे बताया कि हीरा लाल पहले भी 2 छोटी बच्चियों के साथ छेड़खानी के केसों में मुकदमेवार बन चुका था, पर कोई गवाह सामने न आने की वजह से बरी हो गया था। सच में हीरा लाल एक घृणित व्यक्तित्व का आदमी निकला था और रात मुझ पर बहुत भारी निकली थी। एक भयंकर द्वंद्व चल रहा था दिल में, यह केस मुझे वापस करना पड़ेगा। मैं जज साहब को साफ साफ सब कुछ बता दूंगा। ऐसे नाली के कीड़े को तो फांसी मिलनी चाहिए। ऐसे आदमी के ऊपर कोई भी रहम की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। मैं मन ही मन बोलता जा रहा था, पर मेरे केस वापस करने से क्या होगा? मेरी जगह कल कोई और वकील आ जाएगा और वैसे ही जज साहब की सहानुभूति है उसे, और उन्होंने अगर उसे बरी कर दिया तो समाज के लिए एक बड़ा खतरा खुला छूट जाएगा। कोई भी लड़की महफूज नहीं रह पाएगी, इसकी अपनी बेटी भी। मेरा अंतर्द्वंद बढ़ता ही जा रहा था, पर मैंने तो उसे बचाने का जिम्मा लिया है। किसी भी हाल में मेरी प्रोफेशनल जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी से कैसे बच सकता हूँ, कैसे कोताही बरत सकता हूँ। 30 साल की प्रैक्टिस में मैंने आज तक पूरी ईमानदारी और मेहनत से ही अपने हर क्लाइंट का पक्ष रखा है। अब मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ? मेरे दिमाग पर मानो हथौड़े चल रहे थे, पर फिर अचानक ही दिल ने एक फैसला सा ले लिया। एक फैसला जो दिमाग के हर तर्क को, विवेक को खुलेआम चुनौती दे रहा था, पर आत्मा पर मरहम सा लगा रहा था। इस फैसले का वादी भी मैं था, प्रोसिक्यूटर भी मैं था और जज भी मैं ही था। और मेरा फैसला था कि हीरा लाल समाज के लिए एक बदबूदार कोढ़ था और उसका समाज से हमेशा के लिए हटना ही सबके लिए अच्छा था। अब हीरा लाल को हमेशा के लिए जेल भेजने का जिम्मा मैंने अपने कंधों पर ले लिया था। पर आपको सच बताऊं, ये फैसला मेरी जिंदगी का सबसे कठिन और दुखद फैसला था। जिसको बचाने का जिम्मा दिया था उसी को सजा करवाने की सोच रहा था। विडंबना देखिए कि मैं इस बात की खबर किसी को पता नहीं लगने देना चाहता था। जज साहब को तो बिल्कुल भी नहीं। अगर उन्हें लेस मात्र भी अंदेशा हो जाता कि मैं हीरा लाल को सजा दिलवाने की फिराक में हूँ या ढंग से केस नहीं लड़ रहा हूँ, तो वो मुझे अगले ही पल बिना किसी लाग लपेट के न सिर्फ केस से अलग कर देते, बल्कि मेरी शिकायत भी कर देते। मेरा तो पूरा कैरियर ही दांव पर लग जाता। मुझे पता था कि पूरी होशियारी से ही मुझे यह काम करना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद हीरा लाल के केस में वकीलों ने, सरकारी वकील साहब ने, कोर्ट के स्टाफ ने और यहाँ तक कि जज साहब ने मेरा एक अलग ही रूप देखा। छोटे से छोटे मुद्दे पर मैं सरकारी वकील साहब से पूरी तरह भिड़ जाता। औपचारिक पुलिस के गवाहों से भी
इतनी लंबी जिरह करता कि सरकारी वकील के साथ साथ जज साहब भी परेशान हो जाते। डॉक्टर साहब की गवाही के समय तो मैंने 13 तरह की मेडिकल साइंस की किताबें खोल कर रख दी और फिर उनसे केस के अलग अलग पहलुओं पर करीब 3.5 घंटे जिरह की। सरकारी वकील और जज साहब का भी मुंह खुले का खुला रह गया। वकील साहब कमाल है, ऐसा मेडिकल क्रॉस एग्जामिनेशन तो पहली बार देख रहा हूँ। जज साहब ने पूरी अदालत में कहा था, ठीक कह रहे हैं साहब। आज तो वकील साहब ने दिमाग की नसें खोल दी। सरकारी वकील साहब ने भी जज साहब की हाँ में हाँ मिलाई थी। हीरालाल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और वो भी मुझे प्रशंसा की नजरों से देखता हुआ, सिर हिलाता हुआ अपनी पत्नी को देख रहा था। और फिर आया था दिन उस बच्ची की गवाही का। ऐसे छोटे बच्चों की गवाही के लिए अब अदालतों में अलग से सुरक्षित कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें बच्चे सरकार द्वारा नियोजित प्रशिक्षित महिला काउंसलर की मौजूदगी में गवाही देते हैं। उन कक्षों में कैमरे लगे होते हैं और उसके साथ लगे कैमरे में कोर्ट बैठती है, जिसमें जज साहब, सरकारी वकील, मुलजिम के वकील और कोर्ट स्टाफ के अलावा कोई मौजूद नहीं रह सकता। इस कमरे में एक बड़ा स्क्रीन लगा होता है जिस पर गवाह नजर आता है और जज साहब माइक से गवाह से सवाल पूछते हैं। इस कमरे के अंदर ही एक अलग से दूसरा कक्ष बनाया होता है, जिसमें एक तरफा दिखने वाले काले शीशे लगे होते हैं। मुलजिम को उसी कक्ष में काले शीशे के पार बिठाया जाता है। मुलजिम को गवाही के दौरान कोई भी नहीं देख सकता। सिर्फ पीड़ित से शिनाख्त कराने के लिए एक बार शीशे को हटाया जाता है और पहचान के बाद फिर से वो शीशा बंद कर दिया जाता है। ये सब कवायद छोटे बच्चों को सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए ही की जाती है, जिससे कि वो बिना डर के अपनी गवाही दे सके। उस प्यारी सी छोटी सी बच्ची को देखते ही अचानक गला रुधिसा गया था। एक देवी की पवित्रता के लिए मासूमियत की उस मूरत पर कोई भी श्रद्धा से अपना सिर झुका सकता था, पर हीरालाल को पता नहीं क्यों उसमें अपनी बेटी नजर नहीं आई थी। आंखें आंसुओं से धुंधली होने चली ही थी कि जज साहब ने मुझे देखा था। मैंने तुरंत अपने पर नियंत्रण पाया और जिरह के लिए तैयार हो गया। अब मैं इस बच्ची के चेहरे पर अब पूरी जिंदगी कोई आंसू नहीं देखना चाहता था, पर अपने आप को ऐसा दिखाने की मजबूरी थी कि मानो मैं उस बच्ची से भी कड़े सवाल पूछने को नहीं हिचकिचाऊंगा। वकील साहब, भरोसा करता हूं कि चाइल्ड विटनेस से सवाल पूछते हुए आप अपने संयम का इस्तेमाल करेंगे। जज साहब की आवाज में एक चेतावनी साफ झलक रही थी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा साहब, मैंने भी उन्हें आश्वासन किया था। बच्ची को मैंने बहुत ही प्यार से, धैर्य से सवाल पूछे थे। बातों ही बातों में गवाह से अपने काम की बात निकलवाना कुछ हद तक आता था। कई सवालों पर बच्ची को कंफ्यूज करके ऐसी बातें भी निकलवा ली जो दूसरे गवाहों के बयानों से उलट थी। अब जज साहब भी मेरे सवालों पर बड़ी संजीदगी से तवज्जो दे रहे थे। सरकारी वकील साहब को भी परेशानी हो रही थी और वो भी मेरी लय बिगाड़ने के लिए बेमतलब की ऑब्जेक्शंस करने लगे थे। अपने अनुभव से मैं बहुत आसानी से कह सकता हूं कि कानून की पूरी प्रैक्टिस में फौजदारी जिरह से खतरनाक कोई और चीज नहीं होती। वकीलों की पूरी जिंदगी बीत जाती है पर वो इस विधा में प्रवीण नहीं हो पाते। मैं भी उन्हीं में से एक ही हूँ। ये जिरह ठीक एक दो धारी तलवार की तरह होती है। ठीक से हो गई तो बरी, नहीं तो एक झटके में अपनी गर्दन ही धड़ से अलग हो जाती है। भली भांति जानता हूं कि मुलजिम की तरफ से पूछे जाने वाला एक मासूम सा लगने वाला सवाल उसी को सलाखों के पीछे डाल सकता है। आज मेरी उसी लियाकत का इम्तिहान था। 100 सवालों के बीच मैंने बड़ी होशियारी से वही 2 मासूम से सवाल दाग दिए थे और किसी को कुछ पता भी नहीं चला था। और उन सवालों के बाद फिर पूरे जोर शोर से कानूनी सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। मेरी जिरह से जज साहब और हीरालाल बहुत संतुष्ट लग रहे थे। जज साहब को शायद अभी भी हीरालाल की बेगुनाही पर यकीन था। हीरालाल ने कोर्ट से निकलते हुए मेरे पांव छू लिए थे। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वकील साहब, अगर अपनी खाल के जूते भी आपको पहना दूं तो भी आपका एहसान नहीं चुका सकता। आज आपने मेरी बेगुनाही साबित कर दी। एक बेकसूर को बचा लिया वकील साहब, भगवान आपका भला करे।
शायद उसे अपने बरी होने का विश्वास हो चला था। साला नौटंकीबाज, पर तेरे बाप होते हैं हम यहाँ पर, मैं मन ही मन बोला था। बाकी सारे गवाहों को भी पूरी मेहनत से जिरह किया था। तफ्तीशी अफसर को तो दुनिया जहां की बातें पूछ ली, पर डीएनए की लैब रिपोर्ट का कोई जिक्र नहीं किया। लाइफ 2 लाख जुर्माना। बेंच पर मेरे बैठने की तंद्रा टूटी थी। आंखों से ना जाने कब कुछ आंसू टपक गए। बड़ी अजीब सी फीलिंग थी। दिल से बहुत खुशी भी हो रही थी, पर साथ ही साथ अपने आप से घृणा भी होती जा रही थी। जिंदगी में पहली बार अपने पवित्र प्रोफेशन से एक तरह का दगा ही तो किया था। मेरा कोई भी तर्क, मेरी कोई भी दलील मेरे कृत्य को वाजिब नहीं ठहरा सकती थी। अपनी आत्मा पर मैंने खुद ही जानबूझकर एक पत्थर रख लिया था, जिसका बोझ लेकर मुझे अब अपनी पूरी बाकी बची जिंदगी जीना था। बहुत भारी कदमों से घर पहुंचा था और बिना कुछ खाए पिए सो गया था। साहब, जज साहब ने आपको याद किया है। अगले दिन जज साहब के अर्दली ने फिर मेरे चेंबर में आकर बोला था। मैं बहुत पेशो पेश में पड़ गया था। अब क्यों जज साहब ने मुझे याद किया है? आराम से बैठिए वकील साहब। जज साहब ने मेरी तरफ चाय का प्याला बढ़ाते बोला था। मेरा मुंह अभी भी नीचे ही था और मैं उनसे नजरें मिलाने से कतरा रहा था। वकील साहब, आपकी वकालत के तो हम कायल हो गए, पर ये जो कुर्सी है ना, वो मुंशी प्रेमचंद की पंच परमेश्वर की ही कुर्सी है। आपके तर्कस के जो तीर थे ना, वो किसी भी जज का फैसला पलट सकते थे, पर पता नहीं क्यों आखिर में बरी करने लायक केस नहीं लगा। जज साहब बोले थे। मैं अभी भी सिर झुकाए ही बैठा था। वकील साहब, ऐसे ही मुंह लटका के बैठे रहोगे क्या? केस तो केस ही है, और यह केस तो मैंने ही आपको दिया था। हार जीत तो चलती ही रहती है वकील साहब। बस 2 सवाल हो जो आपने पूछ लिए दिक्कत कर गए, वरना पूरे का पूरे ट्रायल तो आपने बेहतरीन कर दिया। पर 1-2 गलतियां तो सभी से हो जाती हैं। चिल मारो वकील साहब। जज साहब ने मुझे सांत्वना देते हुए माहौल को हल्का करने के लिए कहा था। आपने जिस तरह से एक केस हैंडल किया, वैसे तो नए लड़के किसी भी सूरत में कर नहीं पाते। आपको वकील बनाने का मेरा फैसला बिल्कुल सही था। हीरालाल को चाहे सजा हो गई, पर हिरण ने मरते दम तक शेर को अच्छी टक्कर दी, और यही तो मैं चाहता था। किसी भी मुलजिम को बचाव का एक अच्छा मौका मिलना ही चाहिए था वकील साहब। जज साहब बोले थे। जज साहब, आपने वकील बनाया था तो पूरी मेहनत तो करनी ही थी ना। आखिर आपकी प्रतिष्ठा का सवाल भी तो था। मैंने कहा था, जज साहब अब मैं चलता हूँ, आपके काम का भी तो हर्जा हो रहा होगा। बातचीत को खत्म करने के लिए मैंने हाथ मिलाने को बढ़ाया था। जज साहब ने अपनी कुर्सी से खड़े होकर मेरा हाथ थाम लिया था। हाथ छोड़ा नहीं। अरे हाँ, एक बात पूछनी थी। हीरालाल की डीएनए रिपोर्ट का सैंपल कोड क्या था? जज साहब ने अचानक पूछा था। 182 अचानक ही मेरे मुंह से निकला था, और फिर अचानक ही मेरा चेहरा स्याह पड़ गया। मेरा दिल मानो मेरी छाती से बाहर गिरने को हो रहा था। मेरे पांव कांप रहे थे और पूरा बदन पसीने से भीग चुका था। जज साहब मेरी असलियत जान चुके थे। इस साधारण से सवाल का मतलब था कि उन्हें पता चल चुका था कि मैं जानबूझकर एक केस हारा हूँ। ऐसी जलालत का एहसास जिंदगी में शायद पहली बार ही हो रहा था। मेरा हाथ थामे जज साहब के चेहरे पर फिर वही रहस्यमयी कुटिल मुस्कुराहट फैल चुकी थी। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर उन्होंने नहीं छोड़ा। आज कुछ ख्वाब सुनहरे सजाते हैं, चलो हम दोनों ही जग को बचाते हैं। और यह कहते ही जज साहब ने मेरा हाथ छोड़ दिया था। उनके मुंह से सुनते ही बाकी के बचे होश भी फाख्ता हो चुके थे, और मैं लड़खड़ाते कदमों से लगभग भागते हुए ही उनके कमरे से बाहर निकल गया था। ज्ञान के सभी चक्षु खुल चुके थे। पहले दिन से ही जज साहब ने मुझे अपनी फैलाई शतरंज का एक मोहरा बना लिया था। उन्हें हीरालाल को सजा देनी थी, उसके बचने के रास्ते के बावजूद भी, और वो भी बिना किसी को कुछ बताए। मुझे बुलाना, इमकिस बनाना सब उनकी चाल ही तो थी। हीरालाल की असलियत उन्हें पता लग चुकी थी। उन्हें पता था कि किसी भी वकील या एमिकस को डीएनए रिपोर्ट की खामी पता चल सकती है, और फिर उन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हीरालाल को बरी करना ही पड़ता, और जो वो नहीं चाहते थे। कृष्ण ने अर्जुन से पूरा महाभारत लड़वा लिया था, और वो भी गीता के उपदेश के बिना।
आज घर जाते हुए सचमुच बहुत हल्का महसूस हो रहा था। दिल से बोझ उतर चुका था, चेहरे पर मुस्कुराहट खिल चुकी थी। बहुत सालों के बाद आज फिर गुनगुना रहा था, आज कुछ ख्वाब सुनहरे सजाते हैं, चलो हम दोनों ही जग को बचाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं व चैनल को जरूर सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।